हेलो फ्रेंड्स, कर्मयोगी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप। आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग इसी साल अफसर बन जाएं। आज का इस वीडियो का विषय है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ये टॉपिक डिस्कस हम करेंगे। उसके पहले हम देख लेते हैं कि सीजीपीएससी में कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं इस साल। हाल ही का प्रश्न आया हुआ है जो कि एलओ सीजीपीएससी 2022 में आया हुआ प्रश्न है। इसमें आप देखेंगे कि मेंटल का विस्तार कहां तक है, यह पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा। ठीक है, आप खुद ही इस प्रश्न का आंसर बता पाएंगे। एक प्रश्न है 2020 का, वो पी और एस वेव के शेडो जोन, अर्थक्वेक शेडो जोन से संबंधित प्रश्न था। तो ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसका भी जो उत्तर है आप दे पाएंगे स्वयं ही इस वीडियो के अंत में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। तो देखिए, आंतरिक संरचना को जानने के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन कहां कहां से मिली। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा सोर्स है इंफॉर्मेशन का, वो है पहला अप्राकृतिक स्रोत। अप्राकृतिक स्रोत में देखेंगे आप, सबसे पहला है घनत्व, दूसरा है दबाव और तीसरा है तापमान। तो आर्टिफिशियल सोर्स में ये जो टॉपिक है, ये तीनों का हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहां से एक भी बार प्रश्न नहीं पूछा गया है। दूसरा है थ्योरीज जो दी गई थी पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित, जो थ्योरीज दी गई थी, जो सिद्धांत दिए गए थे, उससे संबंधित है। उसमें आपको थोड़ा बहुत पता चलता है आंतरिक संरचना के बारे में पृथ्वी के। उसके बाद तीसरा है प्राकृतिक स्रोत, तो जो कि नेचुरल सोर्स है हमारा। तो नेचुरल सोर्सेस, यहां से दो प्रश्न पूछ चुका है पीएससी। जो हाल ही का एलओ का पेपर प्रश्न है वो यहाँ इसी टॉपिक से संबंधित है, और जो 2020 का जो प्रश्न है वो भी इसी टॉपिक से संबंधित है। चलिए हम देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं हम। ये है हमारा पहला आर्टिफिशियल सोर्स का घनत्व। ठीक है, अब घनत्व जो है, आप कॉमन सी बात है, जितना आप पृथ्वी के अंदर जाएंगे उतना क्या होगा, घनत्व क्या है, बढ़ता जाएगा। तो साइंटिस्ट लोग ने अनुमान लगाया 3 से 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व होना चाहिए, और औसत कहा उन्होंने, साइंटिस्ट ने 5.5, जिसकी पुष्टि हो पाई 1950 के बाद, जब उपग्रह हमारे पास काफी टेक्नोलॉजी जो हमारे पास अवेलेबल थी, उपग्रह से हमने पता लगाया तो हमको पता चला कि पृथ्वी का औसतन घनत्व जो है 5.517 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो ये जो डाटा है ये आपको पीएससी पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद धरातल का घनत्व कितना है, तो 2.6 से 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और फिर केंद्र का जो कि सबसे ज्यादा रहेगा वो कितना होगा, 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हो गई घनत्व की बात। अब दूसरा देखेंगे हम दबाव। दबाव में आप देखेंगे तो आपको पता है पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई तो बहुत सारे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, धूल थी, पत्थर थे, वो सब मिले, उसके बाद फिर हमारी पृथ्वी बनी। तो हमारी पृथ्वी का जो अंतरतम हिस्सा है वो क्या है, घनत्व वहां पे ज्यादा है। तो पृथ्वी के अंतरतम अत्यधिक घनत्व वाला घनत्व वहां पर स्थित है अत्यधिक दबाव के कारण। ठीक है, तो जितनी ज्यादा डेंसिटी है अंदर, उतना ही वहां पे क्या है, दबाव भी उपस्थित है। उसके बाद यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा, उसको पढ़ते हैं हम। परंतु आधुनिक प्रयोगों द्वारा यह प्रमाणित कर दिया गया है कि प्रत्येक शेल में एक ऐसी सीमा होती है जिसके आगे उसका घनत्व अधिक नहीं हो सकता, उसका दबाव चाहे कितना भी अधिक क्यों ना कर दिया जाए। तो ये है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये देखिए, ये आपको ना, ये एकदम जनरल पॉइंट है। ठीक है, कोई भी शैल या पत्थर का एक पर्टिकुलर दबाव है, उससे पर्टिकुलर डेंसिटी है। आप फिर उसके बाद कितने दबाव बढ़ा लो, उसका घनत्व जो रहेगा उतना ही रहेगा, उससे अधिक नहीं होगा। ठीक है, यही बोलना चाह रहा है इस पॉइंट में। ठीक है, घनत्व में और देख लेते हैं हम। तो जैसे कि अब तो काफी कुछ सोर्सेस से पता है कि हमारा जो अंतरतम जो हिस्सा है वो क्या है, हाई डेंसिटी का है, जहां पे हमारा
निफे मिलता है, निकल और फेरिक, ठीक है। तो ये हमें पता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम तापमान, ठीक है। अब घनत्व हो गया, दबाव हो गया, तापमान। अब तापमान में देखेंगे कि प्रति 100 मीटर पर 2 या 3 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से बढ़ता है। जब आप पृथ्वी की सतह से अंदर जाएंगे तो प्रति 100 मीटर पर 2 डिग्री या 3 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से बढ़ता है आपका तापमान, है ना। जबकि आप जब क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे तो पृथ्वी की सतह से जब आप ऊपर जाएंगे तो प्रति 1 किलोमीटर में कितना बढ़ेगा आपका 16 डिग्री क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। तो वो क्लाइमेटोलॉजी में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और तापमान को हम कैसे नापते हैं, तापमान का कैसे पता चलता है हमको, भूताप ग्राफ से, जियोथर्मल ग्राफ के आधार पर किया जाता है, ठीक है। ठीक है, अब फैक्ट्स हैं टेम्परेचर से रिलेटेड, तापमान से संबंधित, इसको देख लेते हैं। सबसे पहला फैक्ट है कि 100 किलोमीटर की गहराई पर जब जाएंगे तो वहां पे तापमान आपको मिलेगा 1100 से 1200 सेल्सियस सेंटीग्रेड। 400 किलोमीटर की गहराई पर जाएंगे तो आपको मिलेगा 1500 डिग्री सेल्सियस का तापमान मिलेगा। 700 किलोमीटर पर जाएंगे तो आपको 1900 डिग्री सेल्सियस का तापमान मिलेगा। उसके बाद मेंटल तथा बाह्य गलित अंतरम की सीमा अर्थात 2900 किलोमीटर की गहराई पर 4700 सेंटीग्रेड तापमान का अनुमान है। उसके बाद बाह्य गलित अंतरम की सीमा अर्थात 5100 किलोमीटर की गहराई पर तापमान कितना मिलेगा आपको, 4300 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा। देखिए ये डाटा जो है, देखिए याद करना तो देखिए बहुत सारे डाटाज हैं, आपको वैसे भी बहुत सारे डाटाज याद करने हैं पीएससी के लिए, पर आप अगर इसको याद करके रखते हैं तो अच्छा है। मान लो अगर पीएससी यहाँ से क्वेश्चन बनाता है, प्रश्न बनाता है, तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब यहाँ पे एक और जनरल डायग्राम है टेम्परेचर से रिलेटेड। यहाँ पे 2 चीजें आपको पता चल रही है। ये पता चल रही है कि 6000 कुछ तक का क्या है, रेडियस है हमारे अर्थ का, ठीक है। और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना जाता है हमारे अर्थ के सेंटर में, वो जाता है 5300 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो ये 2 महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे हमको पता चल रही है। और बाकी आपको तापमान जैसे जानना हो तो 1000 में आप जनरल देख सकते हैं कितना होगा तापमान, 2000 में देख सकते हैं कितना होगा, 3000 पे देख सकते हैं कितना होगा। पर इसके पहले जो हमने डाटा देखा है वो इंपॉर्टेंट है। और ये आप डायग्राम देख लीजिए। डायग्राम देखने से क्या होता है, चीजें याद रहती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि ऊष्मा का जनन कैसे होता है और स्थानांतरण कैसे होगा, ट्रांसफर, हीट जो ट्रांसफर होगा वो कैसे होगा, और ये एनर्जी हो कैसे प्रोड्यूस होती है। ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है रेडियो सक्रिय पदार्थों तथा गुरुत्व बल के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन से, ठीक है। कैसे होती है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से और ग्रेविटेशनल फोर्स के पुल से, ठीक है। तो आप बोलोगे सर रेडियो एक्टिव एलिमेंट कैसे, देखिए ग्रेनाइट, बेसाल्ट तथा पेरिडोटाइट, इनमें यूरेनियम, थोरियम और पोटेशियम का 4 पार्ट्स पर मिलियन, 13 पार्ट्स पर मिलियन और 4 पार्ट्स पर मिलियन के क्वांटिटी में ये तीनों पदार्थ मिलते हैं। तो इनके विघटन से ऊष्मा जनित होती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम, अब ट्रांसफर की बात आ रही है, स्थानांतरण की बात आ रही है। अब देखिए, अब ये जो है, देखिए जब जो शेल होते हैं, जो स्टोन होता है, वो बहुत ही पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, अच्छे चालक नहीं होते हैं, ठीक है, ऊष्मा के। तो इसमें आप देखेंगे अगर कंडक्शन मतलब एटम के कंपन से अगर हीट ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, तो मात्र 10 मीटर मोटी शेल परत से ऊष्मा के स्थानांतरण में 3 वर्ष का समय लगता है, ठीक है। तो वैसे ही आप देखेंगे 100 मीटर मोटी शेल में अगर ट्रांसफर होगा हीट तो उसमें 300 वर्ष का समय लगेगा। तो इससे हमको पता चलता है कि अर्थ के इंटीरियर में कंडक्शन से मैक्सिमम हीट ट्रांसफर नहीं होता है,
ठीक है। तो सबसे ज्यादा हीट ट्रांसफर हमारे अर्थ के अंदर जो होता है वो होता है कन्वेक्शन से, ठीक है। तो जब कन्वेक्शन की बात करेंगे तो कन्वेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन मतलब इससे समझ लीजिए आप, जब दूध जब आप उबालते हैं तो दूध में आप देखेंगे इस तरीके का नीचे से ऊपर जो है मॉलिक्यूल जो है फ्रीक्वेंटली आते हैं, ऊपर में आप देखेंगे सरफेस में, है ना। तो वो किससे होता है, कन्वेक्शन से होता है। तो वैसे ही मैक्सिमम हीट ट्रांसफर जो हमारे अर्थ के अंदर में होता है वो कन्वेक्शन से होता है। उसके बाद दूसरे नंबर में कंडक्शन से होता है, फिर तीसरे नंबर पे होता है रेडिएशन से, विकिरण से, ठीक है। तो ये एक डाटा है, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद तीसरा जो है प्राकृतिक साधन, मतलब नेचुरल सोर्सेस क्या है पृथ्वी के इंटीरियर को जानने के लिए। सबसे पहला है जो हमें डायरेक्टली मिलता है वो है ज्वालामुखी क्रिया से मिले पदार्थ, जैसे कि मैग्मा हो गया, लावा हो गया, ठीक है, जैसे कि अग्नेय चट्टाने हो गई, ठीक है। उसका अध्ययन जब करते हैं हम तो हमको थोड़ा बहुत पता चलता है कि अर्थ का इंटीरियर जो है वो अर्थ के इंटीरियर में क्या है, ये सब हमें पता चलता है। अब इसके बाद जो मेन है हमारा वो है भूकंप विज्ञान के साक्ष्य। तो ये जो साक्ष्य जो है, ठीक है, ये जो एविडेंसेस है सिस्मोलॉजी के, ये हमारा मेन है। यहीं से पीएससी ने क्वेश्चन पूछा है बहुत बार, चाहे आप यूपीएससी ले लीजिए, पीएससी ले लीजिए, यहां से प्रश्न बनते हैं। एनडीए के एग्जाम्स ले लीजिए, यहां से प्रश्न बनते हैं। सीजीपीएससी में 2020 2022 में प्रश्न आया, 2022 मतलब हाल ही में प्रश्न आया एलो में, ठीक है, यहीं से प्रश्न आए। तो भूकंप के साक्ष्य में आप देखेंगे कि सिस्मोग्राफ से आप क्या करेंगे, सिस्मिक वेव्स का, भूकंपी लहरों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। अंकन हो जाता है उसमें सिस्मोग्राफ में, और फिर उसके मदद से आप आंतरिक पृथ्वी का अध्ययन इसके थ्रू करते हैं। तो अब भूकंप के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि भूकंप का कंपन जब प्रारंभ होता है उसे हम भूकंप मूल कहते हैं। जहां से भूकंप का प्रारंभ होगा उसको हम क्या करेंगे, फोकस कहेंगे। तथा जहां पर भूकंपीय लहरों का अनुभव सबसे पहले किया जाता है उसे भूकंप का केंद्र कहेंगे, एपिसेंटर कहेंगे। एपिसेंटर कहां मिलेगा आपको, सरफेस में, ठीक है, फोकस कहीं अंदर में होता है, सरफेस में क्या मिलेगा फिर, एपिसेंटर। तो ये एक नॉर्मल सी बात हो गई। इस तरीके की भी ऑप्शंस बना सकते हैं पीएससी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये जो है सिस्मिक वेव्स जो होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो 3 प्रकार की कौन कौन सी सिस्मिक वेव्स होती है, ठीक है, जिनका हम अध्ययन करके हम आंतरिक पृथ्वी को हम बहुत हद तक समझ पाए हैं कि आंतरिक पृथ्वी में क्या है। सबसे पहला है हमारा प्राथमिक लहरें, जो कि लॉन्गिट्यूडनल होती है, ठीक है, और कॉम्प्रेसिबल वेव्स होती है। जैसे कि ध्वनि की लहर होती है, जैसे कि साउंड वेव्स होती है जो कि लॉन्गिट्यूडनल होती है, जिस तरीके से कॉम्प्रेस होकर वो आगे बढ़ती है, वैसे ही हमारी प्राइमरी वेव्स भी होती है, ठीक है, उस साउंड वेव्स की तरह ही बिहेव करती है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आखिरी में देख लेते हैं। यह सबसे अधिक वेगमान लहर होती है तथा ठोस भाग में अत्यधिक गति से प्रवाहित होती है, ठीक है। तो इसका प्रवाह जो है, और ये पॉइंट को हम आगे भी चल के यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अब दूसरा जो है हमारा इंपॉर्टेंट वो है सेकेंडरी वेव्स। सेकेंडरी वेव्स इसको हम बोलेंगे आड़ी अथवा गौड़ लहरें। आड़ी क्यों, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं ये। और जो प्रकाश की तरंग होती है, जो प्रकाश की तरंगे होती है वो क्या होती है, वो भी ट्रांसवर्स होती है, ठीक है। जैसे कि वैसे ही हमारी ये सेकेंडरी वेव्स होती है, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्स वेव मोशन करती है, वैसे ही अपना एनर्जी ट्रांसफर करती है, ठीक है। और इसकी खासियत है कि ये तरंग ये लिक्विड मीडियम में प्रोपगेट नहीं कर सकती, ठीक है। अगर सिर्फ ठोस पदार्थ में ये ट्रैवल कर सकती है, ये इसका एक खासियत है, ठीक है। अब तीसरी होती है धरातलीय लहरें, ठीक है, सरफेस वेव, इसको एल वेव्स भी कहा जाता है। इसके 2 प्रकार होते हैं, उसको हम डायग्राम में डिस्कस करेंगे अगले स्लाइड पर, ठीक है। तो सबसे घातक अगर कहा जाए तीनों में से कौन सी होती है, तो एल वेव्स होती हैं, सरफेस वेव्स होती हैं। धरातलीय लहरें होती हैं जो सबसे ज्यादा
घातक होती है और ये सबसे आखिरी में भी आती है। ठीक है, सबसे पहले सिस्मोग्राफ में आपको प्राइमरी वेव्स का पता चल जाएगा, फिर सेकेंडरी वेव्स का, उसके बाद फिर आपको धरातली लहरों का पता चल जाएगा। ठीक है, तो टाइप्स देख लेते हैं। देखिए सरफेस वेव देख लेते हैं। सरफेस वेव होती है, एक होते हैं लव वेव्स और एक होती है रेले वेव्स। तो देखिए लव वेव्स, ठीक है, सबसे घातक क्या होती है? लव वेव होती है। लव वेव सबसे घातक होती है, इसलिए कहते हैं कि अगर आप यूपीएससी पीएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो कृपया किसी के प्यार में ना पड़े। ठीक है, तो सबसे घातक क्या होती है? लव वेव्स। ठीक है, और उसके बाद क्या है? रेले वेव। ये दोनों दोनों किसके टाइप है? सरफेस वेव के ही टाइप्स हैं। ठीक है, जिन्हें एल वेव्स कहा जाता है। और फिर यहाँ पे जैसे देख सकते हैं प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स। ठीक है, तो इसका एनर्जी ट्रांसफर कैसे होता है, एनर्जी ट्रांसफर कैसे करते हैं, कैसे प्रोपोगेट करते हैं, देख सकते हैं आप। ठीक है, रिकॉम्प्रेशन और एक्सपांशन के थ्रू होता है, जैसे कि साउंड होता है, और ये ट्रांसवर्सली प्रोपोगेट करती है, जैसे कि लाइट प्रोपोगेट करती है। ठीक है, वैसे एक डायग्राम और है यहाँ पे, इसको देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे टाइम की बात करी गई है ना। अब टाइम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले प्राथमिक कंपन होगा प्राइमरी वेव से, उसके बाद द्वितीय कंपन होगा सेकेंडरी वेव से, उसके बाद मुख्य कंपन होगा। ठीक है, एल वेव से। ठीक है, तो इसको डायग्राम से हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो डायग्राम में आपको दिख रहा होगा 2 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद। ठीक है, तो 2 मिनट के बाद आपको क्या मिलेगा? पी वेव मिलेगा। 4 मिनट के बाद क्या मिलेगा आपको? एस वेव मिलेगा। और फिर उसके बाद फिर आएगी तबाही, सरफेस वेव्स। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे जो डिस्कस करने वाला पॉइंट है वो ये है एसपी टाइम इंटरवल। अब इसके आधार पर साइंटिस्ट, सिस्मोलॉजिस्ट जो है वो क्या बता सकते हैं? सिस्मोलॉजिस्ट इसके आधार पर बता सकते हैं कि अर्थक्वेक कितना दूर है। ठीक है, तो इट टेल्स द सिस्मोलॉजिस्ट हाउ फार अवे द अर्थक्वेक वाज। ठीक है, तो ये एक आपका आने वाले एग्जाम में ऑप्शन बन सकता है किसी प्रश्न का। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे एस वेव का स्वभाव कैसा होता है। देखिए ठोस पदार्थ में ही वो कर सकती है, गुजर सकती है, पर तरल पदार्थों पर नहीं गुजर सकती है। ठीक है, उसके बाद देखिए तरल पदार्थ में नहीं जाएगी तो देखिए एस वेव जो है पृथ्वी के कोर में, ठीक है, कोर में बिल्कुल भी नहीं जाएगी, पूर्णतः अभाव होगा वहां पे एस वेव का। ठीक है, अब एक पॉइंट पढ़ लेते हैं यहाँ पे। इस आधार पर यह प्रमाणित होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में तरल अवस्था में एक कोर है जो कि 2900 किलोमीटर से अधिक गहराई में केंद्र के चारों ओर विस्तृत है। इस आधार पर विद्वानों का यह अनुमान लगाया है कि पृथ्वी के कोर का लोहा तथा निकल तरल अवस्था में होगा। देखिए आउटर कोर जो है वो क्या है? आपका लिक्विड स्टेट में है, इसलिए आपका एस वेव जो है आपको आउटर कोर और लोअर कोर में नहीं मिलती। ठीक है, देखिए ये जो है ना, ये जो अभी हम लोग डिस्कस किए हैं ये सब क्या है? आपका कॉन्सेप्ट्स है। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट से आपका 2020 का प्री का क्वेश्चन है। ठीक है, आइए इसको डिटेल से देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे आपको दिख रहा है कि ये क्या है? आपका एपिसेंटर। यहाँ पे क्या हुआ? आपका अर्थक्वेक सरफेस में आपको मिला। इसके नीचे क्या था? फोकस था। अब यहाँ पे मिला तो अब यहाँ से आपका क्या चलेगी? आपकी पी वेव और एस वेव चलेगी। ठीक है, आपका क्या चलेगा? आपका पी वेव और एस वेव चलेगा। ठीक है, अब आप देखेंगे कि पी वेव एस वेव जो है, ठीक है, वो पूरे अर्थ में आपको नहीं दिख रही है। ठीक है, पूरे अर्थ में आपको नहीं दिख रही है। ठीक है, अब यहाँ पे अध्ययन करते हैं हम क्या हो रहा है यहाँ पे। आप देखेंगे कि ये जो लिक्विड आउटर कोर है, ठीक है, देखिए हमने अभी पढ़ लिया कि एस वेव जो है वो लिक्विड तरल पदार्थ में वो नहीं करेगी, प्रोपोगेट नहीं करेगी। ठीक है, तरल पदार्थ से नहीं गुजरेगी वो। ठीक है, तो आप देखेंगे कि एस वेव जो है वो ये पूरे भाग में कहीं भी नहीं है। एस वेव पूरे भाग में कहीं भी नहीं है, और ये कितना है? 105 डिग्री है। ठीक है, ये कितना है? 105 डिग्री है। ठीक है,
उसके बाद हम देखेंगे कि पी वेव्स, ठीक है, पी वेव्स। अब पी वेव्स आपको दिखेगा कि कुछ भाग में, यहाँ पे कुछ भाग में पी वेव जो है नहीं है, ठीक है। ऐसा कैसे? देखिए, हमने पी वेव्स में एक पॉइंट पढ़ा था कि ठोस पदार्थ में पी वेव की जो गति होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो ठोस पदार्थ में बहुत ज्यादा है, पर लिक्विड जब आता है तो इसकी स्पीड क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। तो ये क्या हो जाती है? रिफ्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। ये क्या होती है? रिफ्रैक्ट हो जाती है। इसलिए आपको पी वेव जो है 140 डिग्री से 105 डिग्री के बीच में आपको पी वेव्स नहीं मिलेगी। और यही कॉन्सेप्ट जो है सीजीपीएससी ने पूछा था, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट जो है सीजीपीएससी ने पूछा था। ये आपका दूसरे प्रश्न का आंसर है, ठीक है। अब हम पृथ्वी का रासायनिक संगठन एवं विभिन्न परतें पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्वेस, एडवर्ड स्वेस ने हमें 3 परतों के बारे में बताया, ठीक है। सियाल, सीमा और नीफे। तो इसमें आप नाम किनका याद रखेंगे? एडवर्ड स्वेस का, ठीक है। एडवर्ड स्वेस नामक विद्वान ने पृथ्वी की रासायनिक संरचना के विषय में प्रकाश डाला, ठीक है। ये बताते हैं कि प्रथम परत जो होगी वो क्रस्ट होगी, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे जो परत होगी वो 3 परतें होगी उसके नीचे, ठीक है। कौन कौन सी 3 परतें होगी? ठीक है, सबसे पहले बताया इन्होंने क्रस्ट, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे 3 परतें होंगी। पहली होगी सियाल, जैसे कि हम पढ़ते हैं हमेशा, सियाल में क्या मिलेगा आपको? सिलिका और एल्यूमिनियम, ठीक है। आप क्या मिलेगा सियाल में? सिलिका और एल्यूमिनियम। इसमें तेजाबी पदार्थों की अधिकता होती है तथा पोटेशियम, सोडियम तथा एल्यूमिनियम के सिलिकेट्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे? एसिडिक पदार्थ की अधिकता होती है, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ सियाल से संबंधित, खासकर महाद्वीपों की रचना इसी सियाल से हुई मानी जाती है, ओके। देखते हैं दूसरा सीमा, ठीक है। हम डायग्राम भी देखेंगे इसका। सीमा में आप देख सकते हैं सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है। तो इसका नेचर कैसा होता है? क्षारीय होता है। इसका नेचर कैसा होता है? क्षारीय होता है। ये बेसिक होता है। पहला वाला क्या था? सियाल कैसा था हमारा? एसिडिक था। तो क्षारीय पदार्थों की अधिकता होती है तथा मैग्नीशियम, कैल्शियम एवं लोहे के सिलिकेट्स अधिक पाए जाते हैं। यह है आपका सीमा। अब सबसे अंदर वाला होता है नीफे, ठीक है। तो जग जाहिर है कि सबसे अंतरतम जो हमारा कोर है वो क्या है? नीफे से बना हुआ है, जो कि हमारा मैग्नेटिक नेचर ऑफ अर्थ भी डिसाइड करता है। मैग्नेटिक पूरा मैग्नेटिक स्फीयर जो बनता है वो नीफे के कारण ही बनता है, क्योंकि दोनों क्या होते हैं? मैग्नेटिक नेचर के होते हैं, ठीक है। तो फेरियम और निकल, ठीक। चलिए अब डायग्राम देख लेते हैं। देखिए, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ अकॉर्डिंग टू स्वेस, ठीक। तो पहला उन्होंने बताया अर्थ क्रस्ट, उसके बाद 3 सियाल, सीमा और नीफे। तो इस प्रश्न के लिए ऐसा प्रश्न भी आ सकता है, तो इसके लिए भी तैयार रहिए, ठीक है। चलिए अब रीसेंट व्यूज क्या है, ठीक है। अब रीसेंट व्यूज क्या है, ठीक है। देखिए, रीसेंट व्यूज में आपको रीसेंट व्यूज कैसे पता चल रहे हैं? ये सब आपको पता चल रहा है किसके कारण है, कितने लेयर्स हैं, क्या है, ये सब पता चल रहा है आपको असंबद्धताओं के कारण, ठीक है। डिसकंटिन्यूटीज के कारण, जो कि अर्थ इंटीरियर्स में है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर ये डिसकंटिन्यूटीज क्या है, ठीक है। डिसकंटिन्यूटीज क्या है, असंबद्धता क्या है, ठीक है। देखिए, हम ये 5 को डिस्कस करेंगे, पर पहले हम देखते हैं कि ये असंबद्धता क्या है, ठीक है। आप देखेंगे यहां पे कि एस वेव, ठीक है। एस वेव क्या है? तरल पदार्थ में नहीं प्रोपगेट कर सकती है। तो देख रहे हैं आप, यहां पे आके खत्म हो गई, ठीक है। यहां पे कहीं भी एस वेव नहीं है, ठीक है। ये गलत लिया हुआ है, यहां पे कोई भी एस वेव नहीं है, ठीक है। और यहां पे आप देखेंगे पी वेव। पी वेव क्या है? आपको पूरे अर्थ में मिलेगी, ठीक है। तो यहां पे जैसे कि मैं आपको बताया था, पी वेव की रफ्तार,
ठीक है। पीयू की जो स्पीड है वो ठोस पदार्थ में अच्छी रहती है, ज़्यादा रहती है, ठीक है, पर तरल पदार्थ में क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। जैसे देख रहे हैं आप यहाँ पे ये स्पीड लिखा हुआ है किलोमीटर पर सेकेंड में, तो ये तरल पदार्थ के साथ क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। तो तो जब ये स्पीड में वेरिएशंस होते हैं, ठीक है, तो उस लेयर को असंबद्धता करके कह दिया जाता है, उसी को कहा जाता है डिसकंटिन्यूटीज, ठीक है। वैसे ही डिसकंटिन्यूटीज का पता चलता है। पांचों डिसकंटिन्यूटीज को देखते हैं, असंबद्धताएं कौन कौन सी हैं, ठीक है। पहला है हमारा कोनार्ड मोहो डिसकंटिन्यूटी, शॉर्ट में मोहो बोलेंगे, मोहो रिबिकिक असंबद्धता बोलेंगे इसको, रेप्टी असंबद्धता बोलेंगे, गुटेनबर्ग असंबद्धता बोलेंगे और लेहमन असंबद्धता बोलेंगे, ठीक है। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है ट्रिक के तौर पर, जिसमें आपको मैंने याद कराने की कोशिश करी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। पहले हम देख लेते हैं डिसकंटिन्यूटीज के बारे में। सबसे पहला है हमारा कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कहां पे मिलेगी आपको ये, अपर और लोअर क्रस्ट में मिलेगी आपको ये, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी कहाँ मिलेगी आपको, ये मिलेगी लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में, ठीक है। उसके बाद मिलेगी आपको रैपिड डिसकंटिन्यूटी, ये कहाँ मिलेगी आपको, अपर एंड लोअर मेंटल के बीच में। उसके बाद मेंटल से कोर जब जाएंगे आप तो वहां पे एक डिसकंटिन्यूटी मिलेगी, ठीक है, क्या, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। तो आप समझ पा रहे होंगे डिसकंटिन्यूटीज क्या है। यहाँ पे क्या हुआ है, एस और पी वेव्स के जो स्पीड है उसमें वेरिएशन आया है, तो उससे हमको पता चला है कि यहाँ पे लेयर्स अलग अलग हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे इनका मीडियम बदला है, ठीक है। सबसे आखिरी में आप पढ़ेंगे आउटर कोर और इनर कोर के बीच में लेहमैन डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। अब जो पीएससी में प्रश्न आया था एलओ में, ठीक है, देखिए पीएससी ने पूछा कि मोहो डिसकंटिन्यूटी से मेंटल कहां तक है, तो ये कहां तक है, 2900 किलोमीटर तक है। ये था आपका एलओ का प्रश्न, ठीक है। पर हमें इसके साथ क्या करना है, हमें बाकी भी फैक्ट्स देखने हैं। तो रैपिड डिसकंटिन्यूटी कहां तक है, 670 किलोमीटर तक, कहां तक है, 670 किलोमीटर तक, ठीक है। और देखेंगे आपका लेहमैन डिसकंटिन्यूटी कहां पे है, 3150, ठीक है। और सबसे आखिरी छोर कितना किलोमीटर में आपका, 6370 किलोमीटर में, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और है, जैसे कि कोर, ठीक है, क्रस्ट है ना, क्रस्ट कहां से कहां तक एक्सटेंड करेगा आपका, 0 से 100 किलोमीटर तक, ठीक है। और अगर पूछ दिया जाए आपको लिथोस्फीयर में क्या क्या आता है, ठीक है, तो लिथोस्फीयर में आएगा आपका क्या आएगा, आपका क्रस्ट आएगा, है ना, आपका क्या आएगा, क्रस्ट आएगा और आपका थोड़ा सा मेंटल का पोर्शन आएगा, क्या आएगा आपका, थोड़ा सा मेंटल का पोर्शन आएगा, ठीक है। तो ये है आपका डिसकंटिन्यूटीज के बारे में, ठीक है। अब ये हमने पूरा कॉन्सेप्ट जो है अर्थ इंटीरियर के बारे में हमने पूरा कवर कर डाला, ठीक है। क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, क्वेश्चंस के आंसर भी आपके सामने आ गए, ठीक है। तो इसको हमने कोशिश किया है कि होलिस्टिकली इसको कवर किया जाए, ठीक है। और इसका रेफरेंस सोर्स जो है सविंदर सिंह है, ठीक है। और इंटरनेट से हमने काफी सारे फोटोज ली हैं, एक जगह सब कुछ एकत्रित किया है और आपके सामने पेश किया है, ठीक है। ये था, इतना था हमारे आज के इस वीडियो में। अगला वीडियो जो हमारा होगा उसमें हम देखेंगे कि कॉन्टिनेंट्स और जो ओशियंस है वो कैसे बने, ठीक है, जो कि हमारा पार्ट 4 होगा, ठीक है। ये हमारा पार्ट 3 का वीडियो था। बस आज के लिए इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे, नाइस डे।